शुरू करता हूँ रब्बे करीम के नाम से, जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। लाइव प्रोग्राम अवाम की बात लिया टीवी HD से पेश खिदमत है। मैं हूं आपका मेजबान राना सुल्तान महमूद अख्तर। तमाम दोस्त जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनको राना सुल्तान महमूद अख्तर की तरफ से सलाम। हमारे आज के इस प्रोग्राम में मेहमान तशरीफ रखते हैं जनाब सरदार मंजूर हुसैन खान मीरानी बलोच, साबिक मेंबर जिला कौंसिल लिया। सबसे पहले तो मैं जनाब खान साहब को इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ। और जहाँ तक खान साहब के तारुफ का ताल्लुक है, ये जिला लिया की एक हरदिल अजीज शख्सियत हैं और समाजी कामों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं और सियासी मामलात को भी अच्छा खासा समझते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम अवाम की बात, अवाम के मसाइल की बात करता है। हाँ, किसी शोबा में हूं, तमाम मसाइल को उजागर करना, अरबाब अख्तियार तक उनको पहुंचाना और फिर उनको परसू करके उनके लिए ज्यादा से ज्यादा उन मसाइल को हल करने के लिए कोशियां रहना। आज खान साहब क्योंकि यहां तशरीफ लाए हैं, ये पुराने सियासतदान हैं, मैं आज से इनके ये सवाल इनसे करना चाहता हूं कि रियासत पाकिस्तान में अभी पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली में, सेनेट में आईनी पैकेज, आईनी तरमीम एक मंजूर हुई है और उसके लिए बहुत तगोदो की गई और बताया ये जाता है कि 60,000 केस तकरीबन जो ज़ेर इल्तवा हैं, उनको हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का अलहदा होना और आईनी बेंच का अलहदा होना जरूरी है। वो तरमीम 26 तरमीम हो चुकी है। अब मैं जनाब खान साहब से ये पूछना चाहता हूं कि ये तरमीम आम आदमी के लिए कितनी सूदमंद है और इसका क्या फायदा है। जी खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। सबसे पहले मैं जनाब अब्दुर्रहमान फरीदी साहब का मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें ये प्लेटफार्म मुहैया किया है और उनकी कोशिशों से ये प्रोग्राम चल रहा है और आवाम तक हमारे ख्यालात या तजावीज़ पहुँच रही हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। राना सुल्तान साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और ये हमेशा अवामी मसाइल के हल में पेश रहते हैं। इनका भी मैं मशकूर हूँ कि मुझे इन्होंने मौका बख्शा है कि मैं अवाम से मुखातिब हूँ। जहाँ तक ताल्लुक है अदालत का, आईनी बेंच का, देखा यह जाता है कि अवाम की हिमायत किसको हासिल है, किस तजवीज़ को हासिल है। मिसाल के तौर पर ये एक हकीकत है कि 1971 की जंग में अवाम की हिमायत पाकिस्तान की फौज को हासिल थी, तो 1971 की जंग पाकिस्तानी फौज ने जीती। क्यों जीती
کہ عوام کی حمایت حاصل تھی. فوج بھی وہی تھی, ملک بھی وہی تھا, مد مقابل بھی فوج وہی تھی جو 1965 والی جنگ جیتی. 1965 میں عوام کی حمایت حاصل تھی فوج کو کہ اس نے جنگ جیتی. جب 1971 آیا تو اس وقت کیونکہ جس بارڈر پہ جنگ ہو رہی تھی وہاں سے عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی ہماری فوج کو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام زمانے کے سامنے ہے کہ ہماری 1 لاکھ کے لگ بھگ فوج قیدی بنی. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ کوئی جنگ, کوئی حکومت, کوئی کاروبار اس وقت تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا جسے عوامی حمایت حاصل نہ ہو, رائے عامہ کی حمایت حاصل نہ ہو. اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو ہمارا عینی بینچ یا عینی پیکج کے سلسلے شروع ہوئے ہیں اور کافی عرصہ بڑی افراتفری رہی ہے, اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کیا کسی فارمولے اور کسی ضابطے کے تحت کر رہے ہیں یا اپنی پسند اور ناپسند کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم فارمولے کو مد نظر رکھیں گے, کسی قواعد کو مد نظر رکھیں گے تو بحران پیدا نہیں ہوگا. جب ہم اپنی پسند کی بات کریں گے تو بحران پیدا ہوگا, اور بحران رہا. اس سے یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوششوں سے یا پی ٹی آئی کے پریشر سے اتنا ہوا کہ وہ بحران ٹل گیا, گورنمنٹ بھی کچھ ماننے کو تیار ہو گئی. جہاں تک تعلق ہے عینی بینچ کا, میری تجویز یہ ہے کہ انصاف اس وقت قابل عمل ہوتا ہے جب عوام کو اعتماد ہو کہ ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں. طریقہ کار پہ نہیں ہوتا ہے انصاف پہ, نتیجہ پہ, رزلٹ کیا نکلتا ہے. عینی بینچ بنانا ہے, اس کے لیے پھر افراتفری نہیں ہونی چاہیے. یہ کرنا چاہیے کہ چیف جسٹس جو اس وقت ہمارے بنے ہیں یا افریدی صاحب, ان کے اس سے سینئر ترین, باقی جو بینچ بچ گیا, سپریم کورٹ کے جج بچ گیا, ان کا جو سینئر ترین آدمی ہے اس کو اس آئینی بینچ کا سربراہ بنا دینا چاہیے. اس کے بعد جو 4 ججز ہیں ان کو اس بینچ کا ممبر بنا دینا چاہیے. بینچ کے ممبر جو ہوں حاضر سروس جج ہوں اور سپریم کورٹ کے حاضر سروس جج ہوں. اگر صوبوں سے لینے ہیں تو پھر ہر صوبے میں اس وقت جو سپریم ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کام کر رہا ہے اس کو لے لیا جائے سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے عینی بینچ کے لیے. تو جو اضافہ یہ کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز میں وہ اس طرح کیا جائے کہ ہر ہائی کورٹ سے ایک جو چیف جسٹس ہے اس کو سپریم کورٹ کا جج بنا کے اس کو عینی بینچ کا ممبر بنایا جائے, اور جو اس وقت سینئر ہے سپریم کورٹ میں اس کو عینی بینچ کا سربراہ بنا دیا جائے. اس طرح یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, ججوں کی کمی بھی پوری ہو جائے گی. اگر پھر بھی 4 جج بنتے ہیں چیف جسٹس صاحبان, اس کے علاوہ بھی ہمیں چاہیے تو پھر فارمولے کے تحت لیں کہ ہر ہائی کورٹ سے جو باقی میں سے سینئر جج ہے اس کو سپریم کورٹ کا جج لے لیا جائے. اس طرح 8 جج جو ہیں وہ اپنے ایک فارمولے کے تحت آ جائیں گے سپریم کورٹ میں, 17 اور 8 25 ہو جائیں گے. انہیں 25 میں سے پھر یہ فارمولہ اپلائی کرنا چاہیے کہ جو سینئر ہے وہ بینچ کا سربراہ ہو, اس کے بعد جو 4 سینئر ہیں وہ اس بینچ کے ممبر ہوں. تو اس طرح عوام کا اعتماد بھی حاصل ہوگا اور کسی کو اعتراض کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ یہ بینچ ہم نے غلط بنایا ہے, یا کوئی اعتراض یہ کر رہا ہے کہ اپنی مرضی کے ممبر بنایا ہے. ہائی کورٹ کے جو ریٹائر جج ہیں یا سپریم کورٹ کے ریٹائر جج ہیں ان کو کسی صورت میں بھی نہیں لینا چاہیے, نہ سپریم کورٹ میں بھاگ بیس پہ, نہ ہی اس کو آئینی بینچ میں لینا چاہیے. آئینی بینچ ہم نے اس لیے بنایا ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, ہمارے آئینی مسائل اس میں پیش ہونے ہیں. تو وہ جج ہونے چاہیے جن کو اپنی ملازمت کی گارنٹی ہے, جو حاضر سروس جج ہیں وہ ایک اعتماد کے تحت فیصلہ کر سکتے ہیں, جو
मिन्नत कर ले करके बच्चे हुए हैं, जो रिटायर आ रहे हैं बूढ़े आदमी, वो अब रेस्ट करें, दूसरों का हक न मारे, उन्हें को हक दें जिनका हक है। तो हाजिर सर्विस जज का मेंबर होना इंतहाई जरूरी है, और वरना आईनी बहरान फिर पैदा हो जाएगा। इस आईनी बहरान को हल करना चाहिए और अवाम का एतमाद हर हालत में हाजिर करना चाहिए। जी, खान साहब फरमा रहे थे कि रिटायर जजों को आईनी बेंच में जो है वो न लिया जाए। तो चलो, ये तो बात सर आपकी दुरुस्त है। अब बात यह है कि मैंने जो असल सवाल ये किया है कि हमारे जो जेर अल्तवा 60,000 केस जो पड़े हैं, अब आपके ख्याल के मुताबिक क्या ये सुप्रीम कोर्ट जो है उन केस को जो है वो जल्दी जो है वो निपटा लेगी? जनाब राणा साहब, जहां तक इल्तवा का ताल्लुक है, ये पेंडिंग केस जल्दी उस वक्त तक निपट नहीं सकते जब बार तावन न करे, वोकला तावन न करें। वोकला का तावन के बगैर जजेस फैसले नहीं कर सकते। अगर वोकला पेशी पे पेशी न लें, बहाने पे बहाना न बनाए, तो जजेस भी मजबूर हो जाते हैं फैसला करने पे, उनके पास कोई और जरिया नहीं होता। और अदालतों को चाहिए कि किसी फार्मूले के तहत चले, एक पेशी दें उनको, दूसरी पेशी न दें, उनको कहे भी आप ये फैसला करना है, आप बहस भी करें, शहादत भी अपनी ले आए, और उस पर सख्ती से अमल करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए जजेस को कि बार नाराज हो जाएगी, वोकला नाराज हो जाएंगे। अगर बार और वोकला को राजी रखना है तो फिर ये केस नहीं निपट सकते, ये 60,000 से 1 लाख तक पहुंच जाएंगे। तो कोई एक फार्मूला तय करना चाहिए। अब 8 जजेस जब हम सुप्रीम कोर्ट में और ले जाते हैं तो उनमें केस तकसीम होंगे और निपटेंगे। फिर जो आईनी बेंच है उसको सिर्फ इसके लिए नहीं रख देना चाहिए कि वो सिर्फ आईनी केस ही समाप्त करेगा, नहीं। आईनी केस तो हमारे सिर्फ 187 हैं या 90 हैं। 190 केस तो वो 5 जज नहीं सुनते रहेंगे हर वक्त। वो उस वक्त जो बाकी उन केसों को सुनने के बाद जो टाइम उनका बचता है, वो मामूल के केस बदस्तूर सुनते रहें, तो मामूल की समाअत जो सुप्रीम कोर्ट की है वो भी करते रहे, तब केस खत्म होंगे। इस बार और बेंच आपस में मीटिंग करके कोई फार्मूला तय करें निचली सतह से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तो फिर ये मसला हल हो सकता है। उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता जब तक बार बेंच एक फार्मूला नहीं बनाएंगे और उसके मुताबिक शहादतें नहीं होंगी, उसके मुताबिक बहस नहीं होगी, तो ये केस नहीं निपटेंगे। जी, खान साहब कह रहे थे, बल्कि ये ठीक फरमा रहे थे कि हमारे जो मसाइल हैं, अवाम के जो मसाइल हैं, उनके जो केसेस हैं, उनको हल करने के लिए यानी उसको बार को और जजेस को, तो इनको खसूसी तौर पर जो है आपस में तामुल भी करना चाहिए और खलूस नीयत से जो है इनको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये हमारा जो खान साहब असल ये है कि हमारा जो जिला लिया है उसकी डीसी साहबा जो है अमीरा बेदार साहबा, वो पंजाब में कारकर्दगी के लिहाज से 4थे नंबर पर आई हैं। तो हम अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से और अपने इस चैनल की तरफ से उनको मुबारक पेश करते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी यानी हमें खुशी हुई है। लेकिन यहाँ हमारा जिला लिया के अंदर जो मसाइल हैं हमारे, वो कहीं भी अभी तक बहुत ज्यादा जो है वो कम होते हुए नजर नहीं आ। जैसा कि अब आम तौर पर आप भी जानते हैं कि हमारा पूरा लिया जानता है, पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी खैर ये धंधा जारी है कि बहुत से लोग होते हैं वो जरी अराजी को लेकर फिर कमर्शियल प्लाट बनाकर नंबर 2 तौर पर उनको बेचते हैं और सादा लोगों को लूट रहे हैं। जिला लिया के अंदर भी इस तरह बहुत सी जाली जो है कॉलोनियां बन रही हैं और लोग लूट रहे हैं और उनको रिलीफ भी कहीं नहीं मिल रहा। और जो है ना, आपका क्या ख्याल है कि ये जो है ना इसके बारे में जो है क्या होना चाहिए? जनाब राणा साहब, सारी जिंदगी हमारी इन्हीं अफसरान के साथ गुजरी है। मर्द हजरात जो होते हैं वो महफिल लगा के बैठे रहते हैं, वो आपस में गपशप करते हैं, सियासतदानों के साथ गपशप करते हैं,
उनके कोई मिलने वाले होते हैं, उनके कोई चाहने वाले होते हैं, उनके कोई गुड बुक में होते हैं, कोई उनके कसीदा खां होते हैं, तो वो उनके साथ मसरूफ रहते हैं। एक औरत जो है वो किसी के साथ कोई गपशप नहीं कर सकती। उनके कसीदा खां भी उसके सामने कसीदा नहीं गाते, इसलिए कि हमारे माशरे में औरत और मर्द अभी इतने फ्री नहीं हुए कि एक दूसरे के साथ वक्त जाया करते रहें और काम ना करें। एक तो फायदा मौजूदा डीसी साहबा को ये है कि वो खातून हैं और वो जो घेर लेते हैं अफसरान को, जो खुशामदी आ जाते हैं खुशामद करने, उनको काम नहीं करने देते और मसरूफ रखते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, उनका वक्त जाया नहीं होता। एक फायदा तो उनको ये है औरत होने का। दूसरा मैं ये देख रहा हूं, मैं देख रहा था कि डीसी साहिबा ने एक एक्ट खोली है कि जो लोग वहां डीसी ऑफिस आके या खुली कचहरी में अपने मसाइल बयान नहीं कर सकते वो उस वजह से बयान तक नहीं। मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि हम लिखते रहते हैं, भेजते रहते हैं, कोई पहुंचती है बात नहीं पहुंचती तो ये आसानी से एक मैसेज पास करो तो डीसी साहब तक हमारा पैगाम पहुंच जाएगा, हमारी दरखास्त पहुंच जाएगी। लेकिन मैंने आजमाया है, मैंने कई मैसेज किए हैं तो फिर चेक किया है तो उसी तरह के उसी तरह हैं, उनको पढ़ा भी किसी नहीं है ये कि वो उसका जो मुतलका अमला है उनको पढ़े, कोई नोट तैयार करके डीसी साहबा की खिदमत में पेश करे या डीसी साहबा पूछे वो भाई मैंने जो ऐप कर लिया है उसके कोई मैसेज आए हैं नहीं आए, उसका क्या रिजल्ट है, उनको पूछना चाहिए। सिर्फ एक हुक्म दे देना कि ये कर दो काफी नहीं होता। अफसर को चाहिए कि वो मालूम भी करे मेरे हुक्म पर किस हद तक अमल हुआ है। जहां तक मैंने देखा है अमल नहीं किया जाता। हुजूर पाक की हदीस है कि अमल का दारो मदार, उमाल का दारो मदार नीयत पर है। जब नीयत मसाइल हल करने की नहीं होगी तो ये ऐप खोलना, ये तकारीर करना, खुली कचहरियां लगाना, खुली कचहरी को तो मैं ऐसे समझता हूं जैसे निश्चितन खुफन बर्खास्तन ये होता है। कभी किसी खुली कचहरी में जो भी मसाइल पेश होते हैं 1% भी उसकी तरफ मुतलका अफसर तवज्जो नहीं करते। न ही जो सरबराह होता है खुली कचहरी का वो पूछता है कि मेरे सामने ये मसाइल पेश होते इनका क्या बना। तो इन खुली कचहरियों का उस वक्त कोई फायदा नहीं है जब उनको डिस्कस न किया जाए। बल्कि मेरी तजवीज ये है कि खुली कचहरी में सबका खुली कचहरी की कार्रवाई पेश होनी चाहिए। उसको बताना चाहिए कि उस वक्त मेरे सामने ये मसाइल आए थे, इस फलां का ये हल किया है, फलां का ये हल किया है, फलां में ये रुकावट है, ये काबिल अमल है, ये काबिल अमल नहीं है। वो सुनते हैं, उठते हैं, चले जाते हैं, बस वो कहते हैं हमारी वो आजकल जो सिलसिला है कि क्या कहूँ मैं अब आपको कि हमारा वो पुराने वैसरा होते थे गवर्नमेंट बरतानिया के वक्त, वो तशरीफ लाते और रियाया हाजिर हो जाती, वो अब सिस्टम वही चल रहा है। वैसराय हमारे जो हैं उनको चाहिए कि उन वैसराय का ये मुल्क नहीं था तो वो इस मुल्क पे काबिल थे। हमारे जो वैसराय हैं वो इस मुल्क के बासी हैं, उनके अबाव अजदाद इसमें रहते हैं, आइंदा रहने हैं, उनको दिलचस्पी लेनी चाहिए, कोई काम करना चाहिए, सिर्फ इसमें न लगे रहे। मैंने ये चीज नोट की है खास तौर पे हमारे अफसरान कराम को सबसे बड़ी फिक्र ये होती है कि हमारा करका धरका कायम है, हमारा जाहो जलाल कायम है, हमारी शान शौकत कायम है। तो उस पे जरा सी आंच आए, कोई आदमी जरा सी गुस्ताखी कर ले, कानून को धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, अखलाक की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं, उस आदमी को इतना जेर किया जाता है कि फिर उसको जरूरत ना हो किसी ऐसी गुस्ताखी करने की। वो अपनी शान की कमी में, अपने करके धरके की कमी के लिए तो इतना कुछ और लोग करते हैं। और मुल्क कौम की जो तबाही हो रही हो, जो बदअखलाकी हो रही हो, जो चोरी होती है, डाके होते हैं, किसी ने पूछा है ये क्यों हो रहे हैं? कभी चोरी डाके में कोई फर्क आया है?
सिर्फ वजह यह है कि दिलचस्पी नहीं है। अगर ये न कर सकते तो आपने करके घर के गए भी कुछ न कर सकते। इसका मकसद है कर सब कुछ सकते हैं, लेकिन इनको दिलचस्पी नहीं है। हमारे अफसरान कराम को दिलचस्पी लेनी चाहिए अवामी मसाइल के हल के लिए। ये उनका मुल्क है, उन्होंने रहना है। हमारे बच्चे तो अब भी जैसे फिर रहे हैं ऐसे फिरेंगे। ये जो राज याफ्ता तबकात हैं, सियासतदान हैं, या जर्नल हैं, या जजेज हैं, या हमारे ये अफसरान कराम हैं जिनको हम ब्यूरोक्रेट भी कहते हैं, इनके असल असर तो इन पे पड़ना है। इनकी आने वाली नस्लें तबाह होनी है। इनके आने वाले नस्लें नस्ल दर नस्ल ब्यूरोक्रेट नहीं बनेगी, नस्ल दर नस्ल जर्नल नहीं बनेंगे, नस्ल दर नस्ल जज नहीं बनेंगे, नस्ल दर नस्ल सियासतदान नहीं बनेंगे। इनको सोचना चाहिए कि मुल्क है तो इनकी बका है, अगर मुल्क नहीं होगा तो इनकी बका नहीं होगी। आज हम इनके गुलाम हैं, कल उनके गुलाम होंगे। और ये नंबर 2 कॉलोनियों की बात जो है ना, वो मैंने आपसे पूछी। हाँ, वो जो है राम साहब कि आप किसी भी जगह पर तशरीफ ले जाएं, इतनी आबादी बढ़ चुकी है, माशाल्लाह हमारी आबादी बढ़ने का म्यार बहुत ज्यादा है। बेतरतीबी से आबादी बढ़ रही है, हम बच्चे बेतरतीबी से पैदा कर रहे हैं, आबादी बढ़ा रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि हमारे वसाइल जो है हमारे मुल्क के, क्या इतने लोगों को खिलाने के, इतने लोगों को संभालने के हैं। इस चीज को हम मद्देनजर नहीं रख रहे। दूसरी चीज ये है कि जितनी ज़राई जमीन है वो आबादी में आ रही है। जो हाउसिंग कॉलोनियां हैं ये 2 नंबर होती हैं, कोई 1 नंबर कॉलोनी नहीं होती। जो महकमा, जो अफसर नजायज तजावजात पे जिनकी ड्यूटी है, जो अफसरान कराम तैनात है, कॉलोनियों की सैंक्शन के लिए जो अफसरान कराम तैनात है, उनको चाहिए अपना फर्ज निभाएं कि क्यों गैर कानूनी कॉलोनियां बन रही हैं। वो चेक करें कि इनके पास जमीन कितनी है, इन्होंने फाइलें कितनी बेची हैं, कितने लोगों को धोखा दिया है, कितने लोगों को फ्रॉड किया है। वो तो करते नहीं अपना काम। और किसी ने ये आज तक पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक किसी ने ये नहीं पूछा कि फलां अफसर के दौर में ये जुर्म हुआ तो क्यों हुआ। उस अफसर से अगर पूछा जाता कि ये जुर्म क्यों हुआ है, ये नजायज तजावज क्यों हुआ है, गैर कॉलोनी क्यों बनी है, तो ये हालत ना होती। एहतसाब तो हमारे यहाँ है ही नहीं, पूछ परीछ हमारे यहाँ है ही नहीं। जब हम किसी को पूछते नहीं है, हम कहते हैं हमारी मराहत है, हमारे हकूक हैं, तो हमारे हकूक जो है कि हमारे ऊपर फर्ज हैं। तो हम जब तक हम अपने फर्ज अदा नहीं करेंगे, उन लोगों अफसरों को भी शामिल करना चाहिए तहकीकात में, जो जिनकी ड्यूटी के दौरान, तैनाती के दौरान वो जुर्म होता है, तो उस वक्त ये जुर्म कंट्रोल में होंगे, वरना नहीं होंगे। बिल्कुल खान साहब, आपने दुरुस्त फरमाया है कि जब तक हमारे अफसरान जो है वो अपने फराइज सही अदा नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो है ना ये मामले हमारे जो है, ये मसाइल जो हैं ये हल नहीं हो सकते। इसी तरह सर जो आप भी जानते हैं, हमने पहले भी 1-2 दफा डिस्कस किया है कि हमारे जो शहर के अंदर जो है दूध जो है वो दूध खालिस नहीं मिल रहा, और दूध जो है वो खालिस नहीं मिल रहा, बल्कि दूध जो है ना उसके अंदर केमिकल्स हैं और बहुत सी चीजें जो हैं वो उसमें मिली होती हैं। और दूध जो है वो आपको पता है कि सर बच्चों के लिए जो है वो बहुत इंतहाई जरूरी है, और ख़ास तौर पर जो है वो उसका इस्तेमाल जो है हमारा जो है हर घर में हो रहा है। तो इस बारे में कोई हमारी जो मतलब है कि जो फूड हमारी जो है यहाँ जो वो क्या कर रही है। साहब बदकिस्मती ये है, हम महकमे बनाते हैं, कानून बनाते हैं, लेकिन इस पे अमल नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि हमने इतना पैसा खर्च करके ये फूड अथॉरिटी कायम की है या कोई और महकमा बनाया है, उसका कोई नतीजा भी तो पूछें। क्या आवाम के अंदर, आवाम को जो सहूलतें मिल रही थी वो उससे कम हो गई हैं या वही मिल रही हैं। ये सबसे बड़ा जुर्म है जो दूध वाला है। पहले पानी मिलता था, पानी मिलता था, वो सेहत के लिए तो मुझे नहीं होता था, दूध पतला होता था। लेकिन अब जो केमिकल मिलाया जाता है तो सबसे पहले बच्चे मुतासर होते हैं, बच्चे बीमार होते हैं,
بڑے جو چائے پیتے ہیں، دہی کھاتے ہیں، سب وہ انسانی اجزاء کو جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے، وہ ان کو مزید بہتر بنانے کے لیے، قوانین پہ عمل کرنے کے لیے انتظامیہ کو چاہیے کہ ہاں انتظامی امور جو ہیں وہ صحیح کیے جائیں، اور رزلٹ دیکھا جائے کہ انہوں نے اپنی تعیناتی کے دوران کیا کچھ کیا، کتنے کیسز آئے، کتنے صحیح ثابت ہوئے، کتنے غلط ثابت ہوئے۔ ہمارا بیلنس نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، برتی کر لیے، گاڑیاں دے دی، سب کچھ کر دیا، یہ نہیں پوچھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ عوام اسی طرح پریشان ہاں عوام اسی طرح دے رہے عطاب ہے۔ اسی طرح یہ بجلی کے بارے میں سر بہت زیادہ شور ہم نے سنا کہ جناب وہ ریلیف مل گیا، یونٹ جو ہیں وہ اس میں بہت رعایت ہو گئی، تو لیکن اب وہ معاملات جب بجلی کے بل آتے ہیں تو یہ 6 مہینے جو ہے وہی اوسط بل چلتے ہیں، تو یہ بہت بڑی جو ہے نا غریب عوام کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ بجلی کے بلوں کے اندر جو ہے نا کوئی خاص رعایت نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں آپ سے گزارش کروں، پھر میں وہی گزارش کروں گا کہ ایک پالیسی صحیح نہیں بنائی جاتی، پھر جو بنائی جاتی ہے اس پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ بجلی خریدنے کے لیے تو ہم نے یہ معاہدے کر لیے جی کہ جتنی کارخانے کی گنجائش ہوگی، یعنی پیداوار کی طاقت ہوگی، کیپیسٹی ہوگی، وہ ہم خرید کریں گے۔ خرید نہیں کریں گے تو اس کے مطابق بند کارخانے کو بھی ادائیگی کریں گے۔ یہ سب سے بری شرط تھی جو ہم نے مانی، جس گورنمنٹ نے بھی یہ مانی شرط اس نے ملک کی تباہی کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ سولر سسٹم کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ بھی اس کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے، ابھی تک تو اعلانات ہو رہے ہیں، عمل تو کچھ نہیں دیکھا کہ کسی کو سولر ملا ہو۔ تو سولر چاہے عارضی جو ہمارا ارینجمنٹ ہے وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن مہنگائی کم اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جتنی بھی کارخانوں سے ہم بجلی لیتے ہیں وہ ہمارا سسٹم قبول نہیں کرتا۔ بند کارخانے اس لیے تو ہم پیمنٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم اتنی بجلی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے ہم جو ان کو نواز دیتے ہیں، جو حکومت کے اپنے ملنے والے ہوتے ہیں، اپنے حصے دار کارخانے ہوتے ہیں، ان بند کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے، باقی سے بجلی لی جاتی ہے، وہ اتنی لی جاتی ہے جتنا سسٹم برداشت کرتا ہے۔ اب سسٹم تو بجلی کم برداشت کر رہا ہے، یونٹ کی وصولی تو کم ہو رہی ہے، اور ادھر سے ادائیگی جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے۔ جب ادائیگی اور خرید جو ہے اور فروخت وہ برابر نہیں ہوگی یونٹ کی تو قیمت کم نہیں ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی، جب بجلی مہنگی ہوگی تو عوام پہ پڑے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا مستقل حالات جو ہے وہ سسٹم کو اپ گریڈ کرنے میں ہے کہ جتنی پیداوار ہو اتنی سسٹم برداشت کر سکے، نمبر ایک۔ دوسرا یہ کتنا ظلم ہے جی کہ 201 یونٹ جس کا ہو جائے ریٹ ڈبل ہو جاتا ہے جی، اور پھر اسی مہینے کا لے نا جس کا 201 ہوا ہے۔ انہوں نے کیا قانون بنا دیا ہے کہ 201 پہ جو ریٹ ڈبل ہوا، چاہے اگلا مہینہ 200 سے نیچے بھی جائے تو ریٹ وہی لگے گا ڈبل، وہ 6 مہینے تک بھی لگتا رہے گا۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ایک آدمی اگر کم بجلی خرچ کرتا ہے تو اس کو ریٹ وہی لگا، جو ایک دفعہ غلطی سے اس کا ریٹ اوپر آ گیا، یونٹ آپ آ گئے، تو یہ انصاف نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کسی حکومت نے پوچھا ہے، اس وزیر سے کسی نے پوچھا ہے کہ یہ کیا تباہی ہے کہ ریٹ 6 مہینے تک چلتا رہے گا، چاہے بجلی کم استعمال کر رہے وہی ادا کریں جو ایک دفعہ آپ ہوا ہے۔ تو عوام کی بہتری کے لیے چھوٹا ہی نہیں جاتا۔ تو یہ بڑا خان صاحب بالکل ہمارے جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ان کی جو پیش رفت ہے وہ بہت کم ہے، تو یہ بات بالکل آپ کی درست ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے مریم نواز صاحب نے آپ کو جو ہے نا یہ لیا سے شور کوٹ تک جو سڑک دی ہے، تو اس کے لیے تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ جناب وہ سڑک بن جائے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سڑک نہیں بنے گی؟ جناب رانا صاحب، میں نے خود چیک نہیں کیا، لیکن میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ جنوبی پنجاب کے جو منصوبے تھے
पिछली हुकूमतों के मंजूर किए हुए वो सब बंद कर दिए गए हैं। एक तो हमारा जुर्म ये है कि हम जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। दूसरा ये है कि ये ईरान मैंने भी सुना है, मैंने भी पढ़ा है, टीवी पे भी सुना है। मुझे जो खौफ है वो ये है कि कहीं इस मंसूबे का हशर लिया तासा पुल वाला ना हो जाए। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। जिस तरह लिया तासा पुल नामुकम्मल खड़ी है, उसी तरह ये मंसूबे का ऐलान हो जाए और शुरू ही ना हो और इसको पैसे ही ना दिए जाए। खुदा करे कि अल्लाह ताला हमारी वजीर आला साहबा को तौफीक अता फरमाए कि अपने ऐलान करदा मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाए। लेकिन ऐलान से कुछ नहीं बनता, अवाम रिजल्ट देखती है। मंसूबा मुकम्मल होता है तो अवाम तस्लीम करती है। ये हमारे सियासतदानों की गलत फहमी है कि हम ऐलान करके अवाम के दिल जीत लेंगे। हरगिज़ नहीं। आज जमाना कहीं ऊपर आ गया है। आज इंटरनेट का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। ऐलानात से अवाम को कुछ नहीं किया जा सकता, अमल से अवाम को हिमायत हासिल की जा सकती है। अच्छा खान साहब, हमारा इस प्रोग्राम का टाइम जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो आप जो है ना इस अवाम को और इस इंतजामिया को और बाब अख्तियार को आखिरी पैगाम क्या देना चाहेंगे आज की डेट में? हाँ, मुझे एक बात बड़ी अहम याद आ गई है इस वक्त जी। एक बहुत बड़ा बहरान था हमारा, चीफ जस्टिस की तकर्री और फिर आईनी बेंच के सरबराह का, जहां एक जजेस कमेटी थी। वो कल्ला ने ऐलान किया था कि हम हड़ताल करेंगे, पाकिस्तान को जाम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारे चीफ जस्टिस साहब याह्या अफरीदी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनके अमल से किसी को मौका ही नहीं मिला कि वो कोई इतराज कर सके या कोई कमी महसूस करे। जजेस कमेटी को उसने वकला की मंशा के मुताबिक, अवाम की मंशा के मुताबिक ये कर दिया, दो सीनियर थे वो ले लिए। किसी असूल के तहत आप काम करेंगे तो इतराज नहीं हो सकता। अगर उन्होंने जो तो सीनियर दो दिया गए, किसी कोई भी इतराज नहीं कर सकता, सब खामोश हैं, वो बहरान टल गया। आईनी बेंच का भी इसी तरह अगर ये कर ले, सीनियर तरीन जजेस को ले ले, तो ये बहरान भी टल जाएगा। तो नीयत अगर हमारी हो, वहां हमको ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क हमारा है, हमने इसके लिए काम करना है। हुकूमत वक्त को ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क है तो हम हुक्मरान हैं। खुदा न खास्ता इस मुल्क को कुछ हुआ तो हमारे नस्लें जरूर जाएंगी, कभी हुक्मरानी नहीं मिलेगी। तो अपने और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें। मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, बहुत आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारे साथ जो है ना इतना अपना मसरूफ तरीन वक्त हमें दिया और हमें सुना, और हमेशा आप हमें जो है वो सुनते भी हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, हमारी हौसला अफजाई भी करते हैं। मैं आप लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ। और मैं आखिर पर जनाब अपने मेहरबान अब्दुर्रहमान फरीदी साहब जो इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमें ये माहौल मुहैया करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको खुश रखे और आप लोगों को भी अल्लाह ताला खुश रखे। आप जहाँ भी रहें और खुश रहें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। राणा साहब, ठीक हो गया प्रोग्राम? ये तो कौम देसी, हाँ? ये तो कौम देसी सब ठीक रह गए। ठीक है। हैं? हाँ जी।